हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि प्रसिद्ध दासराज यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहां पर है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। कहाँ पर है? ऋग्वेद में। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। भारतीय इतिहास में धनवंतरी की बात हो रही है कि धनवंतरी कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट, जिसकी स्थापना राखल या जिसकी खोज राखल दास वैगनर ने 1922 में की थी। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीनयान व महायान में विभक्त हुआ। ठीक है, किस बौद्ध संहिता में, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथी बौद्ध समिति। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध समिति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? कुंडल वन में, जो आज का कश्मीर है, में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और यहीं पर बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में बटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी का स्तंभ लेख। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन से और सिंपल क्वेश्चन से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वो अरबों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 711 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। 712 में उसने विजयी प्राप्त की थी। तो अधिकतर आपको 712 भी ऑप्शंस में देखने को मिलता है ना। और 711 बहुत कम देखने को मिलता है। तो देखो, जब 711 ऑप्शंस में आया तो 712 नहीं आया। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो दोनों में जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेपी कृपलानी। और कब हुआ स्वतंत्र? 15 अगस्त 1947। और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, हालांकि दिसंबर 1947 के अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, लेकिन उस टाइम की अगर बात करें, वो बाद में किया गया था कांग्रेस के बनने के समय। ठीक है, लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद, लेकिन स्वतंत्र हुआ तब जेपी कृपलानी थे। ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, तो उसको दूर कर रहा हूं मैं। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? विनोबा भावे। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राजपूतों वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली, जो आज का क्या है दिल्ली, शहर की स्थापना की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तोमर वंश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौहानी वंशी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, उसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और बिजोलिया लेख में इस विजय की सूचना भी मिलती है। और दिल्ली के तोमर शासकों के विरुद्ध
चौहान शासकों का संघर्ष बहुत पहले से ही चल रहा था, किंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी और तोमर वंश की स्वाधीनता समाप्त कर उसे अपना सामंत बना लेना विग्रह राज की सबसे बड़ी सफलता थी। और दशरथ शर्मा के अनुसार पराजित तोमर राजा तंवर था और विग्रह को अपने समकालीन चालुक्य तथा परमार राजाओं के विरुद्ध भी सफलता मिली। तो फिलहाल तोमर वंश होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सहायक नदियां दी हुई हैं। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। छिपरा किसकी सहायक नदी है? छिपरा चंबल की। और बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। पहला दूसरे से, दूसरा पहले से। पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा चौथे से और चौथा तीसरे से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है? सारगेसो सागर जल्दी बताओ। तो सारगेसो सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये जो सागर है ना, इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, तो उसको ही हम सारगेसो कहते हैं, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या है या क्या था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चारों ऑप्शंस देखो। 31.16%। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो मैकमोहन रेखा बेसिकली किन दो देशों के बीच है? सिंपल क्वेश्चन से बता सकते हो। भारत और चीन के बीच स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? जर्मनी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकरण बैंक नहीं है? HDFC बैंक, ये एक निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। भारतीय पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? किस कंपनी को, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर इस्पात संयंत्र दिए हैं और जो इस्पात संयंत्र जिस देश की सहायता से खोला गया है वो आपको दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से खोला गया? तो ये रूस की सहायता से खोला गया। ठीक है। राउरकेला किसकी सहायता से खोला गया? राउरकेला की अगर हम बात करें तो ये किसकी सहायता से खोला गया? जर्मनी की सहायता से। तो जर्मनी ऑप्शंस में दिया है, हाँ दिया तो है। पहला वाला ये सोवियत संघ रूस, दूसरा ये जर्मनी। और बोकारो किसकी सहायता से खोला गया? तो बोकारो जो है ये भी सोवियत संघ रूस। तो कहीं दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अच्छा, पहला चौथे से भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। दुर्गापुर बचा क्या? ब्रिटेन, तो यहाँ ब्रिटेन हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। पहला चौथे के साथ दे रहे कि पहला दूसरे के साथ दे रहे हैं? तो देखो पहला चौथे के साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, GST की विभिन्न दरों में के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये GST परिषद को प्राप्त है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। GST की विभिन्न दरों के वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यवस्थित है? देखो, न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में निहित है? आप बोलोगे सर अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 50 कहाँ से कहाँ तक आता है सर? 36 से लेके 51 के बीच आता है। और 36 से लेके 51 के बीच क्या है? राज्य की नीति निर्देशित, वो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों में से संबंधित नहीं है? दांतेवाला आयोग, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दांतेवाला आयोग का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये अनुच्छेद 214 में बोला गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। किसी व्यक्ति के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविकता लंबाई क्या कहलाती है? तो उसको हम दूरी कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये जेसी बोस ने किया था। ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पी ब्लॉक, जिसमें तीनों ही चीज मिलेंगी। ठीक है। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो, ग्रीष्म ऋतु का संधि विकसित करोगे तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, और मैंने आपको बोला कि जब री आ जाए तो कौन सी संधि होती है, कल ही तो बताया है, गुण संधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि री का नियम उसी में लगता है। दाता शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो दाता शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दाता यानी कि देने वाला, सूम यानी कि कंजूस, पहला ऑप्शन करेक्ट। निराश्रित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि अनाथ, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो दूर की बात सोच ना सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उन्हें बोलेंगे हम अनाग्र सोची, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।